हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल रिच अकेडमी। और देखिए आज जो हम टॉपिक करें वो 97th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 97th। और रीसेंट इसका इंपॉर्टेंस ये है कि 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस 97th अमेंडमेंट को कैंसिल कर दिया है। ये बोल दिया कि ये वैलिड नहीं है और इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है। अब देखिए बड़ी खास बात है यहाँ पे, 97th अमेंडमेंट जो थी वो कोऑपरेटिव्स के ऊपर थी, कोऑपरेटिव्स के बारे में थी। और इसको स्ट्रक डाउन करने का क्या रीज़न रहा और क्या इसका कंटेक्स्ट है वो हम समझने वाले हैं आज। तो देखिए सबसे पहले बता रहा है कि 97th अमेंडमेंट ये रिमाइंडर है जिसको स्ट्रक डाउन किया है कि जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको रेगुलेट करना स्टेट्स के पास रहना चाहिए। एक्चुअली स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं कोऑपरेटिव्स। तो 97th अमेंडमेंट में कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स की गई थी जो कि सेंटर को कुछ एक्स्ट्रा रेगुलेशन के लिए पावर मिल रही थी कोऑपरेटिव्स को, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया है। देखिए अब खास बात ये कि खुद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही रेयर इवेंट है। अभी तक सिर्फ 104 अमेंडमेंट हुई है, जो लेटेस्ट रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं SC/ST की। उसके बाद कह रहे हैं 71 साल हो चुके हैं लेकिन सिर्फ 104 हुए हैं। और ये बड़ी और बात है कि जो रेयर इवेंट है वो भी रेयरेस्ट ही हो जाएगा कि इसको स्ट्रक डाउन करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन करना। यहाँ से देखिए नियरेस्ट जो है वो एक NJAC याद आ रहा है। NJAC में भी जो 99th अमेंडमेंट थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वो भी कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, ये बोलते हुए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो है अब्रिजमेंट है, इन्फ्रिंजमेंट है। इसीलिए NJAC की जो 99th अमेंडमेंट जो पास हुई थी वो कैंसिल कर दी गई। तो इस तरह से अभी रिसेंटली 2 आ रहे हैं। वैसे भी कुछ पार्ट्स जो है बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया। ये है कि जो मेजर एरियाज, जो मेजर पार्ट्स हैं उनके जो स्ट्रक डाउन किए गए हैं 97th अमेंडमेंट के भी और 99th के भी। तो अभी हम 97th अमेंडमेंट एक्ट का ही डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए बैकग्राउंड ये है कि 2012 के अंदर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था और इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक तरह से फंडामेंटल राइट का अधिकार दे दिया 19(1)(c) के अंदर। एक्चुअली जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 है वो राइट टू फ्रीडम की बात करता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन और असेंबलीज और वो सब बात करें तो 19(1)(c) जो है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन की बात करता है। तो इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया गया था। तो इसी की डिस्कशन है, 2012 में वो था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। हालांकि यही जो केस था ये 2013 में जब गुजरात हाई कोर्ट के पास गया था तो गुजरात हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था कि 97th अमेंडमेंट जो है वो गलत है और ये चैलेंजेबल है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप जाना चाहो चले जाओ, लेकिन उनको गलत लग रहा था, ठीक है। और साथ में इसके अंदर ये रहा था, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक तो जो गवर्नमेंट ने इसको फंडामेंटल राइट्स का अधिकार दे दिया कि सबको फंडामेंटल राइट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का। और दूसरा पार्ट ये किया गया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अब और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की जा सकेंगी, उनकी जो गवर्निंग है उनकी वो डिटेल में देखी जा सकेगी। और इसको कौन देखेगा? इसको सेंटर देखेगा। तो इस तरह से सेंटर अपने पास पावर बढ़ा रहा था, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पे रूल ये बोलता है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तो आपको आर्टिकल 368 जो हमारा संविधान का उसके तहत करनी चाहिए और इसके स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी ये बोलती है कि कम से कम जो हाउस के लोग हैं जो उनकी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए, मतलब 2/3 लोग कम से कम प्रेजेंट हो और वोट डाल रहे हैं और उसमें से फिर मेजोरिटी बने 50% की, जितने प्रेजेंट और जो वोट डाल रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 2/3 शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग। और यहाँ पे क्या हुआ कि एक और स्पेशल बात है, एक स्पेशल मेजोरिटी के अंदर ये बोलता है कि अगर मान लो आप फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो, अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो तो साथ में आपको 50% स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट्स से भी रेटिफाई करवाना पड़ेगा इस प्रोसीजर को, मतलब इस अमेंडमेंट को। तो यहाँ पे रेटिफिकेशन बाय लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स होना चाहिए। अगर जो क्या हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर हो रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट की जो पावर्स है उनके बारे में उसको हम फेडरल बोलते हैं। फेडरल इज नथिंग बट डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट पावर्स। तो अभी कह रहे हैं जब सेंटर और स्टेट की पावर्स अगर चेंज करनी पड़ेगी तो आपको कम से कम 50% स्टेट्स की लेजिस्लेचर से पास कराना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे चैलेंज यही हुआ था कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर 50% स्टेट से रेटिफाई नहीं कराया गया था, स्टेट लेजिस्लेचर से। तो इसी बेस पे चैलेंज हुआ था। अब देखिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि जो एंट्री 32 है उसके अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन्ड है क्या? कोऑपरेटिव्स। तो जब कोऑपरेटिव स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन्ड है तो सेंटर उसको कैसे चेंज कर सकती है, उसके रेगुलेट कैसे कर सकती है, उसको कैसे चेंजेस ला सकती है, इसी बेस पे जो चैलेंज हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर की क्या पावर है? पर्टेनिंग टू इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये सब कौन देखेगा? स्टेट देखेगा। इवन रेगुलेशन भी स्टेट देखेगा। तो इस तरह से जब इसकी पावर्स जो है कहीं ना कहीं सेंटर इसको डिस्टर्ब कर रहा है तो इसके ऊपर चैलेंज किया गया था।
अब देखिए सेंटर किस तरह से कंट्रोल करना चाह रहा था, ग्रेजुअली सेंटर ने धीरे धीरे चेंजेस लेके आया और सेंटर कंट्रोल करना चाह रहा था। पहला कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू सेंटर ने क्या किया है, कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई के अंडर ले आया है। तो पहला एक ये चेंज किया था कि कोऑपरेटिव बैंक्स अब आरबीआई देखेगी, तो इस तरह से इसने अपना जो है पावर को बढ़ा लिया। उसके बाद दूसरा जो स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया वो ये लिया था कि इन्होंने रिसेंटली एक नई मिनिस्ट्री बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कोऑपरेशन, मतलब वही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव बैंक्स और उन सबको देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रहा था, पावर को कंट्रोल करना कंट्रोल करना चाह रहा था कोऑपरेटिव सेक्टर को, ठीक है, ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा था एक्टिवली। और तीसरा रीज़न ये कह रहे थे कि भैया हम तो इसलिए लेके आ रहे हैं ये चेंजेस क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो वर्किंग है उसको ज़्यादा रेगुलेशन चाहिए और साथ में ग्रेटर इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम ये सब चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो ये 3 रीजंस जो है गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट यूज़ करती रही और ग्रेजुअली धीरे धीरे कोऑपरेटिव्स को जो है रेगुलेट करना चाह रही थी। अब यही हुआ कि जब आप ये चेंज करना चाहते तो 2013 के अंदर ही गुजरात हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। गुजरात हाई कोर्ट ने 2 बातें कही। एक, इसने ये कहा कि देखो भैया आप जो ये चेंज लेके आ रहे हो टू 362 है, मतलब कि इसके अंदर स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए, साथ में 50% स्टेट्स की भी रेटिफिकेशन चाहिए, वो आपने नहीं लिया है, नॉट हैविंग बीन रेटिफाइड बाय स्टेट्स, इसीलिए हम इसको स्ट्रक डाउन कर रहे हैं। और दूसरा, गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि कहीं ना कहीं ये वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट आया था केशवानंद भारती केस से, वहाँ पे बताया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, इसलिए हम इसको स्ट्रक डाउन करें। 2 रीजंस दिए थे गुजरात हाई कोर्ट ने। अब जो है यूनियन गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन को और ये कहा था कि देखिए आप जो बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव्स की, हम ना तो उनके डायरेक्टली नॉर इफेक्टिवली वी आर नॉट चेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, बट हम सिर्फ रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये रेगुलेशन भी चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है और ये बात बिल्कुल सही है जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्ट्रक डाउन किया इस अमेंडमेंट को, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा था, जो पार्टीज थे, जो मतलब दूसरी साइड थे, वो ये चैलेंज कर रहे थे कि ये जो आप लेके आ रहे हो इसमें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट्स डिस्टर्ब हो गए हैं। तो जब लेजिस्लेटिव पावर डिस्टर्ब हो गई तो फिर 50% ऑफ स्टेट्स के बारे में पूछना चाहिए था, मोर देन 50% से रेटिफिकेशन लेनी पड़ेगी। तो इस बेस पे ये कह रहे थे। और दूसरा बोल रहे थे कि कुछ क्लोजेज ऐसे हैं जो साफ साफ स्टेट के जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशंस है जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनको भी ओवर पावर कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली ये चीज़ें तब हो सकती है जब कंकरेंट लिस्ट में होता है। तो कह रहे हैं अगर पहले कानून बना चुके हैं और स्टेट लिस्ट में है तो सेंटर उसको कैसे ओवर पावर कर सकता है ना। तो दूसरा ये बोला था सम क्लोजेस ऑल्सो ओवरराइड सम एग्जिस्टिंग स्टेट लेजिस्लेशंस, ये नहीं होना चाहिए टेक्निकली, है ना। ओके, अब देखिए नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है कि कोर्ट ने फिर कहा बात बिल्कुल सही है, हम इसको जो है स्ट्रक डाउन कर रहे हैं। क्यों स्ट्रक डाउन कर रहे हैं? कोर्ट ने एग्जाम्पल लिया 73rd और 74th अमेंडमेंट का। ये जो आपके पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ के चेंजेस आए थे उनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो 73rd 74th अमेंडमेंट 92 में आया था शायद, ये जहाँ तक याद आ रहा है। तो 73rd 74th अमेंडमेंट के अंदर ये कहा था कि भैया 73rd से पंचायत और 74th से म्यूनसिपैलिटीज़ हम ऐड कर रहे हैं, है ना। इनको ज़्यादा पावर्स दी गई थी, इनके ऊपर चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। और तब क्या किया था, सेंटर ने स्पेशल प्रोसीजर के साथ में स्टेट का लेजिस्लेचर भी रेटिफाई कराया था। मतलब 50% स्टेट से ज़्यादा से यहाँ पे रेटिफिकेशन मांगी थी, हुआ था, और तभी 73rd और 74th अमेंडमेंट लागू हुई थी, तभी इनका कमेंसमेंट चालू हुआ था। तो कोर्ट ने ये कहा कि जब 73rd और 74th के लिए आप स्टेट से रेटिफिकेशन मांग रहे हो तो कोऑपरेटिव चेंज करने के लिए भी स्टेट से रेटिफिकेशन मांगना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए खास बात ये रही कि जो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि पहला तो ये कि स्टेट रेटिफिकेशन नहीं लिए, दूसरा गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इतनी बात पक्की है कि प्रोसीजरल लैकूना है, क्योंकि 50% स्टेट की बात होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये नहीं बताया कि वायलेटिव है। इसने कहा डज नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला, जो अमेंडमेंट हुई थी उसके अंदर कुछ डिस्टिंक्शन की है। इसने डिस्टिंक्शन ये की है कि हम जो क्लियरली बात करना चाह रहे हैं वो हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन वन स्टेट की बात कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑपरेटिंग इन वन स्टेट्स के लिए कहा है कि भैया ज़रूर प्रोसीजरल लैकूना रहा है और इसके लिए आपको 50% स्टेट्स से लेजिस्लेशन से रेटिफिकेशन लेनी चाहिए थी। बट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, मतलब कुछ स्टेटमेंट ही नहीं दी है। सिर्फ ये बोल दिया जो वन स्टेट में ऑपरेट हो रही हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज उसके लिए गलत हुआ है। और क्या इसको जो है वापस इसके ऊपर अगर जो मान लीजिए मल्टी स्टेट के ऊपर भी लगेगा नहीं लगेगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सेक्टर्स के ऊपर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर, तो वहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट चुप रहा है, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन ये आता है, क्वेश्चन
ये बोल रहा है कि क्या गवर्नमेंट इस डिसीजन को वापस से लेके आ सकती है। तो देखिए थ्योरी के हिसाब से वापस लेके आ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिर्फ स्ट्रक डाउन किया है प्रोसीजर के ऊपर कि राइट प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। राइट प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ मतलब कि 50% स्टेट से रेटिफिकेशन नहीं मांगी गई, है ना। और ख़ास बात ये है कि पहले जो थे, ये जो पहले वाली जो गवर्नमेंट थी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब कांग्रेस के हिसाब से जो थी, उसके हिसाब से उनके पास स्टेट के अंदर मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन जो आज बात करें बीजेपी वाली एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसके पास 18 स्टेट के अंदर मेजोरिटी है 28 में से। तो अगर ये दोबारा से लाना चाहें और इस बार मान लो 18 स्टेट्स, क्योंकि सिर्फ एक्चुअली 50% के लिए 14 ही चाहिएंगे, है ना। तो अब जो ये सिंपली 50% स्टेट्स और मोर की बात करें, तो जब 18 स्टेट्स में इनकी मेजोरिटी है तो ये आराम से आ सकता है ना। तो अभी देखना है कि क्या इसको कितना चेंजेस आएंगे और क्या इसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बीजेपी और इसके साथ की जो पार्टीज़ हैं, क्या इसको दोबारा से पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करके पास कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो आई गेस आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप एक अच्छा ऐसे इस पर लिख पाएंगे। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।